नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव अब एनडीए के लिए, खासकर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनता चला जा रहा है। सीपी राधाकृष्णन का नाम भारतीय जनता पार्टी ने चुना और ये फिर एक मास्टर स्ट्रोक की तरह लिया गया कि दक्षिण भारत के नेता का नाम चुना है और दक्षिण भारत में फिर पैठ बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। आने वाले दिनों में चुनाव है और चुनाव में बड़ी सफलता हासिल कर सकती है, इस तरह की बातें जो की जाती हैं। तो सीपी राधाकृष्णन, जो भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, संघ के कैडर से आते हैं, संघ के पुराने नेता हैं, पृष्ठभूमि उनकी है, उनको बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया। राज्यपाल थे और राज्यपाल के पद से उठाकर उनको सीधे उपराष्ट्रपति के पद में अपना कैंडिडेट बना दिया। लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी दक्षिण भारत से ही एक ऐसे कैंडिडेट को लाकर सामने खड़ा कर दिया है जो न सिर्फ एक कैंडिडेचर में बहुत एक मजबूत और प्रोमिनेंट कैंडिडेट के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, बल्कि एनडीए गठबंधन के घटक दलों में कई ऐसे घटक दल हैं जो सरकार का समर्थन तो कर रहे हैं, करते भी रहे हैं, लेकिन अब उनके सामने बहुत बड़ी दुविधा आ गई है। बड़ा धर्म संकट उनके सामने आ गया है, खास तौर पर तेलुगु देशम पार्टी का। तेलुगु देशम पार्टी सरकार में भी शामिल है, एनडीए का हिस्सा है, और सीपी राधाकृष्णन के नाम का जब प्रस्ताव किया, उनके नाम की घोषणा की भारतीय जनता पार्टी ने, तब भी उनका समर्थन भी किया। लेकिन अब बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर, इनके कैंडिडेट बनने पर भी वो एनडीए के कैंडिडेट का समर्थन करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और अगर कहीं से भी उन्होंने समर्थन नहीं किया तो फिर एनडीए का अपना उपराष्ट्रपति बना पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर जो संसद की जो गणित है, अगर उसको हम देखें राज्यसभा और लोकसभा में सदस्यों की संख्या के हिसाब से, पार्टी वाइज अगर सदस्यों की संख्या को देखा जाए। दूसरी बात यह है कि न केवल नायडू के लिए बल्कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए भी, आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो जिस तरह से जगनमोहन रेड्डी के लिए एक बड़ी चुनौती है, उसी तरीके से तेलंगाना में ये एक बड़ी चुनौती है बीआरएस के लिए, भारत राष्ट्र समिति के लिए, यानी केसीआर के लिए, कि वो रेड्डी का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी तक ये तीनों पार्टियां सरकार का समर्थन करती रही हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जा रही है, और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, कि ये जो बी सुदर्शन रेड्डी साहब हैं, इनके नाम का प्रस्ताव दरअसल ये कैंडिडेट ही तेलुगु देशम पार्टी के, ऐसा कहा जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, और इस बात को शरद पवार के साथ नायडू ने शेयर किया, और तब बी सुदर्शन रेड्डी के नाम को शरद पवार के जरिए ये नायडू के जो कैंडिडेट हैं तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से, चंद्रबाबू नायडू के, उनके कैंडिडेट को रखा गया इंडिया गठबंधन में, और फिर इनके नाम को स्वीकृति मिल गई, ये कहा जा रहा है। इसके पीछे कारण भी है, चूंकि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि गोवा के जब ये लोकायुक्त बने थे तो कांग्रेस पार्टी ने इनका विरोध किया था, इनके कई काम काज पर सवाल उठाए थे, कई चीज़ों पर। हालांकि तब बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा था कि वो पहली बार गोवा आए हैं और उनका कभी किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं रहा। खैर, तो ये बात कन्फर्म है कि ये आए वाया आंध्र प्रदेश, और वहाँ पर तेलुगु देशम पार्टी के जरिए जो बातें चल रही हैं, और ये तमाम सोर्सेज हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि शरद पवार के जरिए ये इंडिया गठबंधन में के कैंडिडेट के तौर पर ये सामने आए हैं। इसके अलावा एक और बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात है, कि जब कल सीपी राधाकृष्णन साहब ने, जो एनडीए के कैंडिडेट हैं, उन्होंने नामांकन किया, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम बड़े नेता उस नामांकन में मौजूद रहे, प्रधानमंत्री उनके पहले प्रस्तावक रहे, यहाँ तक कि टीडीपी, जनता दल यूनाइटेड और दूसरी पार्टियां जो हैं, चिराग पासवान, ये लोग भी मौजूद रहे। लेकिन घटक दलों के बड़े जो फेस होते हैं वो इस महत्वपूर्ण मौके से नदारद रहे। आमतौर पर ऐसा होता है, चाहे वो गठबंधन के हों कैंडिडेट, चाहे पार्टी के कैंडिडेट हो, उस पार्टी के या उस गठबंधन के सभी बड़े नेता आमतौर पर दिखाई पड़ते हैं, गठबंधन की सरकारों के समय में खास तौर पर। लेकिन पिछले बार भी जब यहाँ इनका
जो जगदीप धनखड़ साहब का नामांकन था तो उसमें सारे नेता एनडीए गठबंधन के जो भी घटक दलों के नेता थे मौजूद रहे। लेकिन कल सीपी राधाकृष्णन के नामांकन में तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू नहीं थे, जबकि एक दिन पहले तक वो दिल्ली में ही थे। उसके अलावा नीतीश कुमार नहीं थे, जनता दल यूनाइटेड के नेता, और बाकी और बड़े नेता नहीं थे। लेकिन हाँ, ये है कि चिराग पासवान थे, चूंकि चिराग पासवान कैबिनेट के भी सदस्य हैं। तेलुगु देशम पार्टी के नेता के राम मोहन नायडू वहाँ पर थे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू नहीं थे। तो ये एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को ये भी लगा है कि एनडीए के घटक दलों में उपराष्ट्रपति पद के नाम पर या उनके चुनाव में एक क्रॉस वोटिंग या फूट बड़े आराम से देखी जा रही है। अगर ये चुनाव में तब्दील हो जाती है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के पास भी पर्याप्त कारण है कि वो इसमें सरकार का साथ, एनडीए का साथ ना दे। क्यों कारण है? जनता दल यूनाइटेड को लगा कि अब उपराष्ट्रपति पद का पद खाली हुआ है तो शायद उनको ये पद मिल जाए, उन बंदे जनता दल यूनाइटेड को मिल जाए। इसलिए भी उनको उम्मीद थी, क्योंकि उपसभापति डॉक्टर हरिवंश जनता दल यूनाइटेड के ही सांसद हैं और उपसभापति के तौर पर वो सभापति बन जाएंगे अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव वो जीत लेते हैं, तो उनको कैंडिडेट बना दिया जाए। लेकिन उनको कैंडिडेट नहीं बनाया गया। उनको कैंडिडेट इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि जैसा दिखाई पड़ रहा है, जगदीप धनखड़ पूरी तरीके से संघ की पृष्ठभूमि के नहीं थे। जनता दल, कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दलों से होते हुए वो आए हुए थे भारतीय जनता पार्टी में, और उसके बाद फिर बीजेपी ने उनको अपना कैंडिडेट बना दिया था। और वो जिस तरीके से अचानक इस्तीफा दिया गया, उनके इस्तीफे के पीछे जो कारण तमाम आ रहे हैं, जिनका जिक्र हमने भी अपने द ग्राउंड रिपोर्ट में कर रखा है, आप कुछ पुराने हमारे वीडियोस देख सकते हैं, उनको देखते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव था, ज़बरदस्त दबाव था आरएसएस का भी और पार्टी के नेताओं का भी, कि पूरी तरह से एकदम प्योर संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति को ही उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में आप कैंडिडेट बनाइए। तो ये जो घटक दल है उनके लिए समर्थन से खिसकने की एक वजह यह भी हो सकती है, क्योंकि अब उनको सीधे आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के लिए समर्थन मांगा जा रहा है। कोई अगर एक कह लीजिए कि न्यूट्रल व्यक्ति होता तो फिर उनको दिक्कत ना होती। और दूसरी तरफ बी सुदर्शन रेड्डी का जो प्रोफाइल है, एक तो उनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी ऐसी नहीं है कि लेफ्ट राइट और सेंटर वाली, वो एक एकेडमिक व्यक्ति रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, हाई कोर्ट के जज रहे हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं, और उन कभी किसी पार्टी से जुड़े नहीं रहे हैं। तो एक ये बड़ा समर्थन देने का एक वजह हो सकता है, और शायद इसीलिए इंडिया गठबंधन के घटक दलों में इनके नाम पर किसी भी तरह का कोई विरोध या कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई गई और एक मत से इनको कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। दूसरी बात, जो कल जब भाषण उन्होंने दिया मीटिंग के बाद, तो उसमें भी उन्होंने जिस तरह से अपनी बातें रखी हैं, उससे ये साफ लगा कि ये उपराष्ट्रपति पद का चुनाव यदि जीत भी जाते हैं तो एक अपना जो दायित्व है सम्यक रूप से उसका निर्वहन करेंगे, न कि किसी पार्टी के नेता के रूप में निर्वहन करेंगे। तीसरी बात यह है कि जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजनीतिक दल हैं, यानी टीडीपी हो गया, वाईएसआरसीपी हो गया और या फिर बीआरएस हो गया, इन लोगों के लिए तो एक बड़ा चैलेंज है कि वो अपने राज्य के इतने काबिल व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में अपना समर्थन दें, या फिर संघ की पृष्ठभूमि से आए हुए व्यक्ति को अपना समर्थन देकर संघ को अपनी स्वीकृति दें, आरएसएस को। अगर ये स्वीकृति देते हैं, आज किसी भी तरीके से सरकार का साथ देने के लिए भले विवश हों, लेकिन अगर संघ की पृष्ठभूमि के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लिए समर्थन दे देते हैं, तो फिर ये उनके अपने राज्य में उनकी जनता के साथ उनकी दूरी बढ़ सकती है। ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, उनको भी ये दिखाई पड़ रहा है। इन स्थितियों में वो समर्थन हो सकता है कि एनडीए के बजाय इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दे, यानी बी सुदर्शन रेड्डी को। और अगर ये स्थिति बनती है तो आप ये जान लीजिए कि इस चुनाव में बड़ा उलटफेर भी हो सकता है, यानी इंडिया गठबंधन के जो उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट हैं बी सुदर्शन रेड्डी, वो चुनाव जीत भी सकते हैं, और सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, वो ये चुनाव हार भी सकते हैं। वजह इसकी आप ये जान लीजिए कि जो
गणित है लोकसभा और राज्यसभा का, तो उसमें बिल्कुल क्लोज फाइट दिखाई पड़ रही है। कैसे क्लोज फाइट दिखाई पड़ रही है? 542 सीटें हैं लोकसभा में और 240 सीटें इस समय मौजूद हैं जो वो है राज्यसभा में। इनमें 293 सीटें ही एनडीए के पास हैं। और अगर ये देखा जाए इंडिया गठबंधन को, तो उसके पास 250 के करीब सीटें हैं। 15 सांसद ऐसे हैं लोकसभा में जो किसी पार्टी का फिलहाल समर्थन नहीं, किसी गठबंधन के साथ में नहीं। अब ये 15 में से जितने भी हैं 15 के 15 कहीं जा सकते हैं, पर इंडिया के साथ भी जा सकते हैं और एनडीए के साथ भी जा सकते हैं, वोटिंग से दूर भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर इनमें जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी, बीआरएस और बीजू जनता दल और साथ में तृणमूल कांग्रेस का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि पिछले 2022 में जब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे, जिसमें जगदीप धनखड़ साहब विजयी हुए थे और इंडिया गठबंधन की तरफ से मार्गरेट अल्वा हार गई थी चुनाव, उसमें तृणमूल कांग्रेस ने इस चुनाव से अपनी दूरी बना ली थी, वो न्यूट्रल रही, उसने किसी को वोट नहीं दिया। लेकिन इस चुनाव में वो बिल्कुल एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। बीजू जनता दल जो 2022 में एनडीए का हिस्सा हुआ करता था, वो अब इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है। इन परिस्थितियों में अगर देखा जाए, और बीआरएस और वाईएसआरसीपी के लिए भी एक मौका है कि वो अपने जो आंध्र के इलाके से आने वाले व्यक्ति को, तेलंगाना से आने वाले व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने, तो उनकी जनता में उनके लिए एक सकारात्मक संदेश जाएगा। नहीं करते हैं तो एक नकारात्मक संदेश जाएगा। तो इसको देखते हुए पूरी संभावना है कि वो इधर आ सकते हैं। तो अगर इन पार्टियों के वोटों को हटा दिया जाए और तो इंडिया गठबंधन के वोट एनडीए गठबंधन से ज़्यादा हो जाते हैं। राज्यसभा में भी कमोवेश स्थिति यही है। 132 के करीब सीटें हैं एनडीए के पास और 108 110 के करीब सीटें हैं इंडिया गठबंधन के पास, जबकि इंडिपेंडेंट लोग जो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं हैं उनकी संख्या है करीब 30। तो ये एक ज़बरदस्त उलटफेर की संभावना बन रही है। और अगर ये उलटफेर हो जाता है तो फिर इसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। केवल उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का ही मसला नहीं होगा, बल्कि ये केंद्र सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी अगर एक बार एनडीए से हट गई, उसके समर्थन से बाहर आ गई, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सरकार को अपना समर्थन देने के लिए आगे उसके साथ रहे। हालांकि ये भी हो सकता है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में चूंकि आंध्र प्रदेश का मामला है तो वो यहाँ इनके साथ हो जाए, उसके बाद उसका रुझान और रुख वो एनडीए के साथ ही रहे। लेकिन ऐसा करने पर अगर वो इंडिया गठबंधन का बी सुदर्शन रेड्डी का साथ देकर एनडीए के उम्मीदवार को हराते हैं, तो एनडीए में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी ये फिर उनको समझ लेना चाहिए। और ये कहा भी जा रहा है कि कल जो संविधान संशोधन 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसको पेश करते ही जेपीसी को दे दिया गया, वो विधेयक भी इन्हीं क्षेत्रीय दलों को डराने के लिए आया है कि हम इस विधेयक को पास कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये पास हो गया तो आप ये समझिए कि किस तरीके से केंद्र सरकार के शिकंजे में होंगे सारे राजनीतिक दल और वहाँ की राज्यों की सत्तारूढ़ पार्टियां। तो एक बड़ा ये संदेश है। बाकी ईडी और सीबीआई तो केंद्र सरकार के पास पहले से मौजूद हैं। इन सब को देखते हुए भी क्या तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआरसीपी या फिर बीआरएस ये बी सुदर्शन रेड्डी को अपना समर्थन देती हैं या नहीं देती हैं? देती हैं तो भी और नहीं देती हैं तो भी, दोनों ही स्थितियों में एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को हम देखते हुए आने वाले दिनों में हम देखेंगे। खासकर तब जब एनडीए बी सुदर्शन रेड्डी को एनडीए के ये घटक दल अपना समर्थन देंगे। चूंकि ये बात स्पष्ट रूप से कही जा रही है, इसका कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से ही इस बी सुदर्शन रेड्डी का नाम सुझाया गया। शरद पवार के जरिए ये सूचना दी गई, इंडिया गठबंधन तक पहुंचाई गई और फिर शरद पवार
के कारण इसको फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से उनके नाम को ओके कर दिया गया। ओके करने के पीछे ये भी था कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे और सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। एक उनका एक गैर राजनीतिक व्यक्तित्व है और ऐसे ही व्यक्ति की ज़रूरत उपराष्ट्रपति पद पर के होनी भी चाहिए, क्योंकि उसको राज्यसभा का संचालन करना होता है। तो देखते हैं ये इस जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम है ये कहाँ जाकर रुकता है। लेकिन इतना तो तय है कि एनडीए के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है इंडिया गठबंधन ने। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।